स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो वहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ते क्यों है। तो जो भी डाटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना वो सब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ जो भी डाटा होगा। ठीक है, अब जो भी डाटा होगा वो अलग अलग तरीके से हम इकट्ठा कर। ठीक है, अब जो भी डाटा इकट्ठे करेंगे, मान लो क्लास के अंदर तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ठीक, वो भी एक टाइप का एक डाटा है। कंपनी में कितनी कार मैन्युफैक्चर हो रही है, वो भी एक टाइप का डाटा है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, वो भी एक टाइप का डाटा है। तो डाटा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि डाटा एक तो डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा हो सकता है। डिस्क्रीट फॉर्म का डाटा मतलब इंडिविजुअली हर एक डाटा को मैं बता रहा हूँ। इंडिविजुअली हर एक डाटा को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो स्कूल में मैं बोलूँ कि तुम्हारे क्लास के बच्चों के मार्क्स बता रहा हूँ मैं, तो क्लास में इंडिविजुअली हर एक बच्चे को मार्क्स बताता हूँ ना जाके, कि भाई रोल नंबर के इतने मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स हैं। तो इंडिविजुअली हर एक डाटा को बताया जाता है कि इतने इतने मार्क्स इनके आए हैं। तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होएगा, एक डाटा को इंडिविजुअली बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा आएगा अनग्रुप डाटा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब अनग्रुप डाटा क्या होगा कि जो ग्रुप की फॉर्म में नहीं होगा। मान लो मैं ये बोल दूंगा कि लेट बच्चों के मार्क्स आए हैं, किसी बच्चे के 0 नंबर है, किसी बच्चे के 1 नंबर है, किसी बच्चे के 2, किसी के 3, किसी के 4 और किसी के 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि 0 आए हैं 6 बच्चों के नंबर, 1 आए हैं 2 बच्चों के नंबर, 2 आए हैं 8 बच्चों के नंबर, 3 आए हैं 4 बच्चों के नंबर, 4 आए हैं 3 बच्चों के नंबर, 5 आए हैं 8 बच्चों के नंबर। ठीक, कोई भी ऐसे मान लें। अब ये जो हमने डाटा दे रखा है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या है कि किस किस बच्चों के आए हैं वो नहीं पता, लेकिन टोटल जो आए हैं वो 0 कितने बच्चों के हैं, 6 बच्चों के। मतलब एग्जैक्ट डाटा तो है, ये एग्जैक्ट है ना कि 0 0 0 0 0 0, 6 बच्चों के 0 मार्क्स आए हैं। हमें यही पता है कि 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 4 बच्चों के आए हैं। तो अनग्रुप तो है, ग्रुप फॉर्म में नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली और डिस्क्रीट फॉर्म में भी नहीं है। अब 6 बच्चों के 0 0 मार्क्स हैं, किस किस बच्चे के आए हैं वो भी नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि टोटल 6 बच्चों के आए हैं। तो डिस्क्रीट फॉर्म में तो नहीं हुआ, कैसे फॉर्म में हो गया, अनग्रुप फॉर्म में हो गया। एक होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रुप डाटा। ठीक है, क्या होंगे, ग्रुप डाटा। अब इसको ग्रुप की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। मान लो डाटा हमारे पास बहुत हो गया, रेंज भी बहुत ज्यादा होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में, अनग्रुप फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में। ग्रुप फॉर्म में क्या करेंगे, मान लो 0 से 10 आउट ऑफ 50 मार्क्स है मान लो, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब ये भी मैंने बोल दिया 6 2 1 3 5। अब इसमें 0 से लेकर 10 के बीच में 6 बच्चों के मार्क्स हैं। क्या तुम ये बोल सकते हो कि सभी के 6 6 नंबर, सभी के 5 5 नंबर है, सभी के 1 1 नंबर है, सभी के 9 9 नंबर है? कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि सभी के 1 1 नंबर आया लेकिन वो भी 0 से 10 के बीच में आएगा। सभी बच्चों के 9 9 नंबर आएंगे तो भी वो 0 से 10 के बीच में आएगा। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि 0 से 10 में के बीच में कौन सी ऐसे नंबर है जो 6 बच्चों के नंबर आ रखे हैं। अगर इन 6 में से हो सकता है किसी के 1 नंबर आए, किसी के 2 आए हो, किसी के 5 आए हो, किसी के 7 आए हो और किसी के 3 आए हो और किसी के 9 आए हो, ऐसे भी हो सकता है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, डाउट नहीं है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे के ऐसे नंबर आ जाते हैं कि 10 नंबर आ गए, किसी बच्चे के 10 नंबर आ गए, तो जो भी ग्रुप डाटा होगा, ग्रुप में 2 लिमिट होती है। कौन सी? एक होगी लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, तो जब भी ये जो क्वांटिटी है ये जिस क्लास की लोअर लिमिट में अगर आएगी, जिस क्लास की ये लोअर लिमिट होगी उस क्लास के अंदर ये नंबर आएगा। तो कौन सी क्लास में आएगा, 0 से 10 वाले में, 10 से 20 वाले में? 10 से 20 वाले में ये डाटा इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में अगर कोई नंबर है तो 10 हमेशा लोअर लिमिट वाला इंक्लूड होगा, अपर लिमिट वाला इंक्लूड नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो कोई ऐसा नंबर हमने लिया जो 2 क्लास के अंदर आ रहा है, इस क्लास के अंदर भी आ रहा है, इस क्लास के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि लोअर लिमिट में किस में इंक्लूड हो रहा है। लोअर लिमिट में तो इसमें इंक्लूड हो रहा है,
वाली क्लास के अंदर हम ये डाटा ऐड करेंगे, इस वाली क्लास में ऐड नहीं करेंगे। ये तभी होएगा जब एक नंबर दो क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है 50 कहां पे इंक्लूड होगा, 50 कहां पे इंक्लूड होगा, 50 तो अपर लिमिट है, अपर लिमिट है तो क्या 40 50 में इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो केस आएगा तब आएगा जब लिमिट दो क्लास के अंदर आ रही हो। ये तो एक ही क्लास में आ रहा है भाई, जैसे 10 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। उस केस में हम देखेंगे कि वो लोअर लिमिट किसके उसमें, कौन सी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट है। जिस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होगी उसी क्लास के अंदर वो डाटा इंक्लूड किया जाएगा, बाकी क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गई चीज? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीन अलग अलग टाइप के हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा है, अनग्रुप डाटा है और ग्रुप फॉर्म में डाटा है। डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा की रेंज भी कम हो और डाटा की रेंज भी कम हो हमारे पास, और जो टोटल डाटा है वो भी कम हो। डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा हम कब यूज करते हैं? जब डाटा की रेंज भी कम हो और टोटल डाटा भी कम हो हमारे पास। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हाँ, जनरली ग्रुप ही डाटा आएगा तुम्हारे, जो क्वेश्चन आएगा ग्रुप डाटा ही पूछे जाएंगे। डाटा वाला क्वेश्चन है एम पूछा जा सकता है डिस्क्रीट और अनग्रुप का, लेकिन जो नंबर का 4 5 नंबर का डाटा से आएगा। ठीक है, डिस्क्रीट क्वांटिटी भी नंबर्स भी कम हो ताकि बताना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, अनग्रुप डाटा तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास रेंज तो कम हो लेकिन क्वांटिटी ज्यादा हो। भाई रेंज तो कितनी है, 0 1 2 3 4 5, 5 ही तो रेंज है, तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो तब हम अनग्रुप डाटा यूज करते हैं। और ग्रुप डाटा हम कब करते हैं? जब रेंज भी ज्यादा हो और क्वांटिटी भी ज्यादा हो, रेंज भी ज्यादा हो और क्वांटिटी भी ज्यादा हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं बताएंगे ना कि 6 बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में तो इंडिविजुअल हर एक डाटा हम लिखने लग जाए, ऐसा नहीं करेंगे हम। समझ में आएगी नहीं चीज? ठीक है, तो इसलिए समझ में आएगा डिस्क्रीट कब यूज करते हैं, अनग्रुप कब यूज करते हैं और ग्रुप करते हैं। आगे चलते हैं। हाँ हाँ नोट कर ले। हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डाटा है बहुत सारा, उन सभी डाटा को कोई एक फिक्स वैल्यू डिफाइन करनी चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डाटा हो गया, ये सारा के हमारे पास डाटा है। अब अगर तुमसे कोई बोला, तुमसे अगर क्लास टीचर पूछे या प्रिंसिपल तुम्हारी क्लास टीचर से पूछे कि बताओ क्लास 10th की परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये तो नहीं बताएगी ना कि रोल नंबर 1 कितने मार्क्स है, रोल नंबर 2 कितने मार्क्स है, रोल नंबर 3 कितने मार्क्स है, रोल नंबर 4 कितने मार्क्स है। वो एक डाटा को बताएगी कि मैम ऑन एन एवरेज हमारी जो क्लास है उसके इतने मार्क्स आए हैं। लेट उन्होंने बोलते आउट ऑफ 40 जो हमारे क्लास के मार्क्स हैं 41.7 आया है। 41.7 क्या बता रहा है? वो एक पर्टिकुलर डाटा बता रहा है, परसेंटेज नहीं बता रहा, 50 में से मार्क्स बता रहा है, तो परसेंटेज तो फिर इसका डबल करेंगे ना। ठीक है, 83.4 जो भी आएगा, नहीं वही समझ में आ गई चीज। ठीक है, तो ये जो डाटा बता रहा है, ये डाटा ये बता रहा है कि आउट ऑफ 50 ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे के 41.7 मार्क्स, आउट ऑफ 50 हर एक बच्चे के ऑन एन एवरेज 41.7 मार्क्स आए। ये डाटा ये बता रहा है। अब ये जो 41.7 जो वैल्यू है, ये हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सेंट्रली हम डाटा बता देंगे तो हर एक डाटा को डिफाइन कर रहा हूं, परसेंटेज बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो डाटा हमारे पास आया है, ये डाटा तीन अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो डाटा है ये तीन अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? तीन अलग अलग तरीके से। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं मीन, एक होएगा जिसको बोलेंगे मॉड, और तीसरा क्या होएगा? मीडियन। ठीक है, तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्या निकालते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। मतलब वो एक पर्टिकुलर डाटा निकालते हैं जो सभी डाटा को डिफाइन कर रहा हो। समझ में आ गई चीज? ठीक है,
सबसे पहली चीज आती है कि चलो ठीक है, तीन अलग अलग तरीके होते हैं, मीन होता है, मॉड होता है, मीडियन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहली क्वांटिटी पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की, कि मीन क्या होता है। मीन का दूसरा नाम है एवरेज, ठीक है, मीन का दूसरा नाम है एवरेज, ठीक है, मीन को हम एवरेज ही बोल सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हमारे पास 10, 15, 20, 25, 50 ऑब्जर्वेशन है, उन सभी ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे मीन, एवरेज। वो डाटा आ जाएगा जो हर एक वैल्यू को डिफाइन कर रहा होगा। समझ में आएगी ना चीज, समझ में आ- ठीक है। सम ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा, ग्रुप फॉर्म में डाटा हो, तब तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा हो, जैसे मैंने बोल दिया 5 है, 6 है, 8 है, 7 है, 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 5 है, तो सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। 8 और 5 13, 13 प्लस 4 17 प्लस 2 19 प्लस 1 20 29 और 7 36 और 8 44 और 6 50 और 55 55 होगा टोटल। तो यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एक डाटा क्या हो जाएगा, 5.5 के इक्विवेलेंट है। तो अगर वो जो टीचर है या कोई वो बंदा है जो मार्क्स बताएगा या कुछ भी नंबर बताएगा, कि बताएगा कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 5.5 क्वांटिटी या 5.5 मार्क्स, 5.5 जो भी है। समझ में आ गई चीजें, ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाउट इसमें, ठीक है। अब ये तो था डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा हम आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अनग्रुप में कैसे निकालेंगे। अनग्रुप निकालने का भी आसान सा तरीका है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, 0 1 2 3 4 5। 0 लेट से 5 बच्चों के आए हैं, 1 आया 3 बच्चों के, 2 आए हैं 4 बच्चों के, 6 बच्चों के। 0 क्या डालते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब ठीक है, कोई डाउट। अब तो सबसे कम हो गया, ठीक लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अब कि 0 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 5 बच्चों के आए हैं। 1 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 13 बच्चों के आए हैं। 2 नंबर 14 बच्चों के, बच्चों के 5 17 बच्चों। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा, 13 प्लस 13, मतलब 1 को कितनी बार ऐड करना है, 13 बार ऐड करना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 13 ऑब्जर्वेशन है ना, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। वैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 14 टाइम्स ऐड करना, तो एक तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 और 2 को। समझ में आ गई चीज, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। वैसे ही 16 थ्री जा 48, 15 फोर जा 60, 17 फाइव जा 85। इन सबको ऐड करेंगे, 8 8 16 17 18 19 24 2 10 20 23, तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। भाई देख, 8 और 5 13। भाई देख, मैंने ये देखा कि 8 और 8 को ऐड करना आसान है, तो मैंने 16 ऐड कर लिया। 16 और 3 19 और 5 24। नहीं नहीं, मैं ये देखता हूँ कि जैसे नंबर तो मुझे दिख रहे हैं ना दूर से, नंबर मुझे दिख रहे हैं,
तो मैं ऐसा करने की सोचता हूं, जैसे यहाँ पे 24 आ गया तो 4 का 2 कैरी आ गया। अब जब 2 कैरी है तो मैं 2 और 1 3 नहीं करूंगा, मैं 2 और 8 करूंगा ताकि 10 बन जाए वो। तो 10 हो गया यहाँ पे, और 6 और 4 10 फिर से 10 हो गया, तो 20 हो गया डायरेक्टली, तो 23। ठीक है, तो नंबर वैसे सर्च करना पड़ेगा कि जिसका पेयर ऐसा बन जाए कि वो 10 10 के मल्टीपल बनते रहे। अब मैं ऐसे करूंगा 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 4, फिर सोचना पड़ेगा 9 9 + 6 15 + 8 23, तो सोचना पड़ेगा ना वो। तो 2 को मैं डायरेक्टली 8 को दे दिया तो 10 बन गया, 6 और 4 10 23। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये 234 है। अब ये आता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, देख क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 को लेंगे हम, 6 और 4 10 10 20 10 30, पेयर मिल गए ना मुझे सबके। नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 क्यों इंची है भाई, 5 ऐसे नंबर है जिसके 0 0 नंबर आए हैं, तो 1 ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन, एक 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 ऐसे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन तो ये है ना, ये तो मार्क्स है, ऑब्जर्वेशन तो यही है। ठीक है, तो यानी कि अब देख मैं कैसे करूंगा, मुझे पेयर मिल रहे हैं 6 और 4 10, 7 और 3 10, 5 और 5 10, तो 30 हो गए। 30 का 0 कैरी 3 3 4 5 6 7 8, 80 आ गया। समझ में आ गया? अब क्या करना है, 234 को 234 को 80 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 8 2 16, कैरी कितना बचेगा 7 4, 8 9 72, 2 0 8 2 16 8 5 40। ठीक है, 2.925 आ जाएगा, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे के 2.925 मार्क्स आए हैं, 58% है। ठीक है, अगर मैं ये दो नहीं लेता ना, 1 कोर 4 कोर ये 3 में से हटा देता, तो एवरेज बहुत ज्यादा आ जाती। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो मीन समझ में आ गया, डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, अनग्रुप फॉर्म में कैसे निकालते हैं। अब आता है कि ग्रुप फॉर्म में कैसे निकालेंगे। हाँ, नोट कर लें, अनग्रुप फॉर्म में समझ में आ गया, डिस्क्रीट फॉर्म में समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रुप फॉर्म में कैसे करेंगे। अब आते हैं कि ग्रुप फॉर्म में कैसे करेंगे। मीन निकालने के टोटल 3 तरीके होंगे, मीन निकालने के टोटल 3 तरीके होंगे, कौन कौन से। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट लगता है सबसे अच्छा होता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तब ऐसा लगेगा सबसे बेकार मेथड डायरेक्ट मेथड ही है। देखते हैं अभी, अगर नहीं, अगर मान लो हमें स्टेप डेविएशन या एज्यूम मेथड अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ऐसा लगेगा डायरेक्ट मेथड सबसे बेकार मेथड है, मैं क्यों करूं डायरेक्ट मेथड, क्यों करनी मुझे कैलकुलेशन। जब तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो कैलकुलेटर यूज करने का और हाथ से कैलकुलेशन करने का, तो कौन सा करोगे तुम, कैलकुलेटर करोगे। तो जब तुम्हारे पास आसान मेथड अवेलेबल है तो तुम क्यों करोगे इतना लंबा मेथड। ठीक है ना, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड बोलने के लिए तो, हाँ समझने के लिए सबसे आसान डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे दूसरे मेथड यूज करना है, एज्यूमी मेथड यूज करना है, तो एक बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो अगर तुम्हें वो स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, समझना बस तुम्हें उसे, अगर वो आ गया तो सबसे इजी मेथड हो जाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा कौन सा आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, टोटल 3 मेथड हमें पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले मेथड पे आते हैं,
कौन से मेथड पे? डायरेक्ट मेथड पे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड देखते हैं कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं कि डाटा कौन कौन सा है। ग्रुप फॉर्म में डाटा है, तो ग्रुप फॉर्म में कैसे डाटा मिलेगा? ग्रुप के फॉर्म में मिलेगा। लेट से 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। अब ये जो हमें रखे हमारे, अब ग्रुप के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम? लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, अब ये जो पूरी 0 से लेके 10 तक है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल हमारे पास होगी उनकी कोई ना कोई मिड वैल्यू तो एग्जिस्ट करती होगी। भाई जैसे मान लो हमें 0 से लेके 10 तक कुछ नंबर दे रखा है, लेट से 0 से 10 के बीच में 8 बच्चे हैं। अब वो जो 8 स्टूडेंट्स हैं 0 से 10 के बीच में, क्या सभी के मार्क्स ऐसा हो सकता है कि 1 1 आए? हो सकता है, हो तो सकता ही है कि सबके 1 1 1 1 मार्क्स आ रखे हैं। पॉसिबिलिटी तो है ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी है ही। अब ऐसा भी सकता है किसी के 1, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 9, किसी कुछ भी आ रखे हैं। तो 0 से 10 के बीच में टोटल 6 या 8 बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन कितने कितने हमें नहीं पता। तो हमें कोई ना एक ऐसी वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना कि हम एज्यूम कर लेते हैं या हम कुछ सोच लेते हैं कि चलो ठीक है सभी बच्चों के 0 से 10 के बीच में नंबर है यानी कि 5। ठीक है, तो मतलब हम ये मान लेते हैं कि सभी के 5 5 नंबर आए हैं, सभी के 5 5 नंबर आए हैं। क्योंकि 0 से 10 के बीच में कुछ बच्चों के 1 नंबर आए होंगे, किसी के 3 आए होंगे, किसी के 8 आए होंगे, किसी के 9 आए होंगे, किसी के 4 आए होंगे, अलग अलग मार्क्स आए होंगे। अब मैं इंडिविजुअली हर एक डाटा को स्टडी नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, एक इंटरवल ले रहा हूं क्लास ग्रुप का। तो इसीलिए हम डिफाइन करते हैं क्लास मार्क। क्या डिफाइन करते हैं? क्लास मार्क। ठीक है, जिसको हम एक्सआई से डिफाइन करते हैं, एक्सआई से डिफाइन करते हैं। अब क्लास मार्क होता क्या है? क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 15, 25, 35। सिंपल है। हाँ, समझ में आएगी नहीं चीज? कोई डाउट इसमें क्लास मार्क में? ठीक है, आगे हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी कि भाई 0 से 10 के बीच में इंटरवल तो दे दिया, लेकिन कितने बच्चों के हैं 0 से 10 के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं एफ आई से। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं एफ आई से। अब फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूं कि 0 से 10 के बीच में, लेट से मैंने बोल दिया कि 2 बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 3 बच्चों के मार्क्स आए, 20 से 30 8 बच्चों के मार्क्स आए, 30 से 40 6 बच्चों के मार्क्स आए, और 40 से 50 11 बच्चों के मार्क्स आए। खुश? अब ठीक है, तो टोटल 0 से 10 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के 3, 20 से 38, 30 से 46, 40 से 50 11। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब हमें आगे लिखना होता है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्यों लिया? क्योंकि मैंने बोला है कि 2 ऐसे बच्चे हैं जिसके 5 नंबर आए हैं, 2 ऐसे बच्चे हैं जिसके 5 नंबर आए हैं, तो मतलब उनका सम कितना हो जाएगा? 5 को 2 बार ऐड करना पड़ेगा। खुद ही निकालना होता है, तुम खुद ही तो निकाल रहे। नहीं नहीं, ये तुम्हें ये 3 चीज दे रखी होगी बस, ये अब हम खुद निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल रहा हूं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? हाँ, एफ एक्स आई मल्टीप्लाई क्यों करना हो तो वो भी देख लेते हैं। भाई 2 ऐसे बच्चे हैं जिसके 5 नंबर आए हैं, तो 5 + 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इससे 5 × 2 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। वैसे 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 15 15 नंबर आए हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 15 15 नंबर आए, तो 15 × 3 करना पड़ेगा, 15 × 3 करना पड़ेगा। लाइन में नहीं थे ना वो। ठीक है, तो अब ठीक है, तो 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 15 15 नंबर आए हैं, तो 15 × 3 करेंगे तो 15 3 जा 45 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 25 ऐसे, सॉरी 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 25 25 मार्क्स आए हैं, तो 25 × 8 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। वैसे 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 35 35 मार्क्स आए हैं, तो 35 × 6 कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके
45 मार्क्स आए हैं, तो 11 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 495। कोई डाउट? इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 960 आ रहा है क्या? कितना है? ठीक है भाई, निकालने का तरीका 400, 500, 600, 700, 800, 800 हो गया। ये 5 मैंने इसको दे दिए तो 900 हो गया। अब 940, 950, 960। हाँ, मतलब मैंने ना पार्टीशन बना ली ना इसके, देख जैसे मैंने 5 इसको दिए तो 500 बन गया, ये 500 बन गया। अब 10 मैंने इसको दे दिए तो ये 50 बन गया, और 10 ये 60, 60 अलग हो गया। ये 500, 400, 900, 960 हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? अब टोटल जो मार्क्स आए हैं हमारे पास, इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब एफ आई एक्स आई को सबको ऐड करना, तो ऐड करके कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 960 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 960 है। अब सिग्मा एफ आई भी निकालना पड़ेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अब देख, इसमें पार्टीशन करके मतलब अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। अब 11 है, ये 8 है, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 6 और 3 9, 9 और 11 20, 20 और 10 30, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। समझ में आ गई चीजें? ठीक है, तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 30 कर देंगे 960 को। 960 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास मीन की वैल्यू आएगी। मीन की वैल्यू कितनी आएगी? 32 आ जाएगी। मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे के 32 मार्क्स आए। मीन को डिफाइन करने का सिंबल क्या? एक्स बार। कैसे? एक्स बार। हाँ, मीन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल इसको बता रखा तो देख लो। हाँ, सेम डाटा से करेंगे भाई, डाटा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, डाटा सेम यही रखेंगे कि ताकि पता तो चले कि तीनों मेथड से 32 आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। क्या हो गया? ये हो गया नोट? डाटा नहीं मिटा रहा मैं। तीनों मेथड अभी करवा दूं या पहले क्वेश्चन करे डायरेक्ट मेथड से कुछ? तीनों कर लेते हैं, ठीक। तो सिग्मा सिंबल हो गया ना, एफ आई कैसे लिखोगे तुम? डिफाइन कैसे करोगे? सिग्मा का मतलब है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सम करो सभी फ्रीक्वेंसी का, दैट इज सिग्मा एफ आई। सम करो सभी सारे एफ आई एक्स आई का, तो समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई। हो गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है एज्यूम मीन मेथड। अब हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब लेट से जो हमारे पास क्लास मार्क है, इनमें से कोई ऐसा नंबर होगा, इनके बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जो मीन आएगा हमारे पास। तो मैंने पहले से एज्यूम कर लिया, लेट 25 बी दी मीन ऑफ द डाटा। 25 बी दी मीन ऑफ द डाटा। हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि 25 हमारा क्या है? मीन है। जनरली हम बीच कैसे लेते हैं? तुम 5 भी मीन ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 35। नहीं तो फिर कोई भी ले लो ना, तुम ये वाला ले लेना। अगर यहाँ नीचे एक और नंबर हो तो मैंने वही तो बोला, बीच अगर तुम इसके अंदर भी 15 ले सकते हो मीन, गलत आंसर फिर नहीं आएगा। इसके अंदर तुम 35 ले सकते हो मीन, 5 भी ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या उससे? कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब मैं 5 सब में से माइनस करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 20 30 40, तो 40 तो फिर भी बड़ा नंबर हो गया ना। तो मैं ऐसा नंबर लेता हूँ कि सारी वैल्यू छोटी छोटी बने। इसलिए जनरली बोलते हैं कि मिड वाली वैल्यू ले लो,
कि ऊपर वाली भी छोटी बन जाए, नीचे वाली भी छोटी बन जाए। सबसे नीचे वाली लेंगे तो 45 माइनस 5 करेंगे तो 40 नहीं आएगा, तो वो भी तो बड़ा नंबर ही है। लेकिन जब तुम 25 से 5 करो तो 20 आएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें 0, इसमें 10, इसमें 20, तो 20 से ऊपर कोई नंबर ही नहीं है। समझ में आया? इसलिए हम मिड वैल्यू लेते हैं। क्लियर हुई वाली बात? तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा मीन कितना है, 25 है। कितना है? 25। तो हम क्या करेंगे, एक नया नंबर लिखेंगे डी, जिसको हमने बोल दिया कितना, 25 एक्स आई माइनस ए यानी कि 25, इसको ए से डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया हमने, डी नंबर ले लिया एक्स आई माइनस 25। ठीक है, अब सारी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देंगे, 25 माइनस कर देंगे सभी फ्रीक्वेंसी में से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं सभी क्लास मार्क में से। जब मार्क माइनस करेंगे, जैसे 5 माइनस 25, सबको ऐड करके नहीं, मैंने लिखा एक्स आई माइनस 25। एक्स आई कितना है, 5, तो 5 माइनस 25 माइनस 20। एक्स आई कितना है, 15, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। समझ में आएगी नहीं चीज? नहीं नहीं, डी आई सिग्मा डी आई हमने कभी एक बार भी एक्स आई को ऐड किया, तो डी आई को भी ऐड नहीं करना। हम यहाँ पे एक और क्वांटिटी निकालेंगे जिसको बोलेंगे हम एफ आई डी आई, इसको ऐड करेंगे। भाई जैसे यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाला था, उसको ऐड किया था, वैसे ही एफ आई डी आई को निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। ठीक है, किसको ऐड करेंगे, एफ आई डी आई को ऐड करेंगे। समझ में आएगी नहीं चीज? ठीक है, अब एफ आई डी आई को ऐड करते हैं, तो एफ आई इंटू में डी आई कितना आ जाएगा, -40, एफ आई इंटू में डी आई यानी कि -30, एफ आई इंटू में डी आई 0, एफ आई इंटू में डी आई यानी कि 60, एफ आई इंटू में डी आई यानी कि 220। समझ में आएगी नहीं ये चीज? हाँ, मल्टीप्लाई किया मैंने, बस एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू में 40, सॉरी 2 इंटू में -20 -40, 2 इंटू में 10 -30, 8 0 0, 6 10 60 एंड 11 20 220। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जनरली। ऑप्शन नहीं मिलते भाई, जनरली तुम्हें बताया जाता है। ठीक है, अब जब ये सभी इनको ऐड करेंगे तो देख क्या आएगा, 40 30 70 होएगा। इनको ऐड करेंगे तो 280 होएगा। 280 में से 70 माइनस करेंगे तो 210 आएगा। 280 में से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो 210 लिख दिया मैंने, कोई डाउट? ये कितना आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, अब जो मीन का फॉर्मूला होएगा इसके अंदर जो मीन का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, हमने ए माइनस किया था, अब इसमें ए प्लस कर दो। ए प्लस में सिग्मा, ए वो नंबर है जिसको हमने एक्स आई में से माइनस किया था। हाँ, मतलब ए वो नंबर है, इसको मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, ए ले लिया मैंने। ए वो नंबर है जिसको हमने सभी क्लास मार्क में से माइनस किया था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब जो मीन आएगा वो ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सेम चीज वही। वहां पे हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई किया था, इस बार सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ए भी ऐड किया। अब ए की वैल्यू कितनी है, 25, 25 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, 210, तो 210 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 आ जाएगा, 25 प्लस 7 क्या 32 आ जाएगा। सेम चीज आ रही है, 32 वहां पे आया था, 32 यहाँ पे आया। कोई डाउट इसके अंदर? टाइम 51 क्या हो गया? अच्छा, कोई ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, मेथड थे, इसको बोलेंगे हम एज्यूम मीन मेथड, कि हमने एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से कोई मीन, हमने मर्जी से कोई एज्यूम कर लिया तो उसको बोलेंगे एज्यूम मीन मेथड कर लिया हमने। ठीक है, अब जो थर्ड मेथड आता है उसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन नहीं, स्टेप डेविएशन भी बहुत इजी है। अब देखो, तुमने क्या लिया, एक्स आई लिया, एक्स आई में से कुछ माइनस किया तो डी आई आ गया, डी आई आ गया। अब एक काम करो, तुम एक जो डी आई तुम्हारे पास आया है इसको तुम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दो।
एक ऐसा नंबर, अपने वर्ष से कोई भी नंबर सोच लो जो सारे नंबर डिवाइड हो। 10 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है। तो मैंने एक नंबर ले लिया यू आई, एक नंबर ले लिया यू आई, जिसको हमने बोल दिया कि डी आई डिवाइडेड बाई 10, डी आई डिवाइडेड बाय, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। नहीं मैं बताऊंगा क्यों क्यों नहीं हम डायरेक्ट मेथड क्यों जब ये नंबर हो जाएगा ना 500, 348, 546, कैसे करेगा? मल्टीप्लिकेशन टाइम लगेगा ना। तुम एक ऐसा कोई ना कोई ऐसा नंबर ले लो जिसको पहले तुम छोटा करो, फिर डिवाइड करके और छोटा कर दो। एक बात बता, जब मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा सारी नंबर को, तो 10 से डिवाइड करने में -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। इतने छोटे छोटे नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें इतने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा था। जहां तुम 45 इंटू 11 कर रहे हो, वहां पे यूआई निकालने पर सब तुम 2 इंटू 11 करोगे। डिफरेंस समझ में आया? कहां पे तुम 40 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब कहां तुम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आया क्यों क्यों इजी मेथड वाला? ठीक है, तो अब तुम क्या निकालोगे? अब तुम निकालोगे एफ आई यू आई निकालोगे, एफ आई यू आई निकालोगे। जब तुम एफ आई यू आई निकालोगे तो 2 इंटू में 2 -4, 3 इंटू में -1 यानी कि -3, 8 जीरो जा 0, 6 1 जा 6, 11 2 जा 22। अब जब तुम यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई निकालोगे तो कितना आएगा? 28 -7 करेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21। ये 21 आ रहा है, कोई डाउट? ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला होएगा मीन निकालने का, वो क्या होएगा? वो ये होएगा, एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय जो तुमने क्या किया था, डिवाइड किया था। जिस एच से तुमने डिवाइड किया था ना, इसको एच बोलेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे तुम? एच कर दोगे। ये वही एच होता है जो क्लास इंटरवल होती है जनरली। हाँ, ए सेम ही रहेगा। ठीक है, ए सेम ही है। तो सेम वही चीज है जो तुम्हारे पास एज्यूम मेथड का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। मतलब जो क्लास साइज था ना तुम्हारा, जनरली वही आता है क्लास साइज जो 10 आएगा, तो तुमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब तो क्या होगा? यहाँ पे कितना? 25 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना? 21, 21 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 से 0 7, तो 7 प्लस 25 एक्स बार कितना आ गया? 32 आ गया दोबारा से। क्या देखना, 960 डिवाइडेड बाय 30 टाइम लग रहा था। वो तो मैंने जानबूझ के नंबर ऐसे ले लिए सो दैट वो क्या हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। लेकिन जब पॉइंट में आ जाएगा ना तो तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे। अब वहीं पे अगर ये यहाँ पे 978 1975 डिवाइडेड बाय 62 होता, कैसे करते तुम? 60 होता मान लो। हाँ, राउंड ऑफ कर सकते हो। ये- तो गलत आंसर नहीं मान जाए, क्योंकि बोर्ड में जो आंसर आता है, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा है, लेट्स से मैंने बोल दिया कि 35.64 आंसर आ रहा है, तो बोर्ड में आंसर पता है क्या रहते रखा होगा? किसी भी बच्चे का 34 से लेके 36.5 तक जो भी आंसर है सारी वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो किसी बच्चे का 34 आंसर आ रहा होगा, किसी का 34 आंसर आ रहा होगा, 34 पॉइंट समथिंग, किसी का 35 पॉइंट समथिंग, और किसी का 36.12, मतलब 36 का पहले वाला पार्ट। तो उन सभी के आंसर करेक्ट माने जाएंगे। हमेशा बोर्ड के अंदर कभी एक फिक्स वैल्यू नहीं दी जाएगी 35.64, नहीं, हमेशा वहां पे एक रेंज आएगी। अगर छोटा नंबर है तो 1 2 की रेंज आएगी, मान लो हजारों में आंसर आ रहा है तो 10 15 की रेंज होगी। सो दैट अगर तुम अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सोल्व भी कर रहे हो, तुम्हारा आंसर करेक्ट माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैथ्स का पेपर ही मिलेगा, मेरे को क्यों मिले? हाँ, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा मैं मेरे को मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे को कोई दूसरा मैथ वो दे देंगे, केमिस्ट्री का पेपर दे देंगे या इंग्लिश का पेपर, फिजिक्स का, ऐसा थोड़ी होगा। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मैथ्स का पेपर मिलेगा नहीं, तो क्योंकि नहीं लिखते हैं। वो इसलिए हो जाता है ना कि अगर तुमने अपना खुद का नाम और एड्रेस लिख दिया, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक तरीके का ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं ब्राइबिंग करने की सोच रहे हो। भाई तुमने अपना नेम और एड्रेस लिख दिया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस नंबर पे कॉल कर लो या इस एड्रेस पे आके
मेरे इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स दे दो। समझ में आएगी ना चीजें। तो इसीलिए तुम्हारा नाम, क्योंकि बोर्ड के अंदर तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा जाता, पता है इस बात का? बोर्ड के अंदर नाम नहीं लिखे जाते, केवल रोल नंबर। रोल नंबर का किसका कैसे पता चलेगा? अब वो रोल नंबर किसके पास जाएगा ये नहीं पता ना भाई। वो पर्टिकुलर रोल नंबर कहाँ पे जाएगा, कैसे होगा, किसी को भी नहीं पता होता। समझ में आएगी ना चीज, ठीक है? तो उसमें वो उसमें कंफ्यूज ही हो जाता है कि कहाँ पे कैसे जा रहा है, किसी को भी नहीं पता होता। अब वो इंग्लिश का सेट, तेरे वाला सेट किसको मिलेगा वो भी नहीं पता किसी को, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं कि ये रोल नंबर देख, रोल नंबर कौन ध्यान देगा इतना, हर बार रोल नंबर कौन चेक करेगा? नाम थोड़ा सा ही हो जाता है ना कि नाम है तो चलो ये देख लेना। या तो मैं ये बोल दूं कि एक काम करना, लेटर में ना मेरा नाम लिखा मिलेगा, लेटर वाला देख लेना, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हाँ 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 हाँ, ये चीज। हाँ, किसी में भी मतलब बाकी में तो किसी में होता ही नहीं ना नाम तो। बाकी मेन तो इंग्लिश में तो लेटर में वगैरह लिखा जाता है, बाकी मैथ्स में तो कहाँ नाम लिखेगा तो, या केमिस्ट्री में कहाँ पे लिखेगा, वहां पे तो कंपाउंड्स के नाम आएंगे। ठीक है, तो वो कोई नाम नहीं होगा ना, वो कोई इंग्लिश के अंदर लेटर वगैरह के अंदर नाम लिख देते हैं, इस वजह से हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, वो नहीं तो बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ में आएगी ना चीज, ठीक है? तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, एसयूनी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है आराम से, जितने भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आ रही है, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो आके पूछ लेना कि हाँ ये डाउट आ रहा है। इसके टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, कभी फ्रीक्वेंसी मिस होएगी या कुछ बहुत सारी चीज होंगी। इसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। अगर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो रहे क्वेश्चन तो मतलब मैं करवाई दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में चाहिए। पानी ले लिया करने गिलास। है ठीक है तो, ठीक है, नहीं तो दो ले आया कर। क्या हो गया? ठीक है, तो वो तो ले ही सकता है ना, ऐसा तो कोई वो दिक्कत नहीं है ना। सर ऑफ कर देना। हाँ बता।